स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्राउन सब्जेक्टिव बुक का प्राचीन इतिहास का चैप्टर मौर्य साम्राज्य, जिसमें 322 से 185 ईसा पूर्व का देखते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य यानी विष्णुगुप्त कौटिल्य की मदद से मगध के नंद वंशीय शासक घननंद को मारकर मौर्य वंश का शासन कायम किया। साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राज्य व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है तथा इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन है। स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। इस ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य के रूप यानी संस्कृत में है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देती है। इंडिका में मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है। जस्टिन। यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की। दीपवंश एवं महावंश ये सिंगली साहित्य। इनके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया था। आइए जूनागढ़ अभिलेख देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। अशोक के अभिलेख। अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेख से मिलती है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। इसमें अशोक के अभिलेख दिया गया है। पहला है दीर्घ शिलालेख, दूसरा है लघु शिलालेख, तीसरा है पृथक शिलालेख। यानी अशोक के शिलालेखों की संख्या 3 थी: दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और पृथक शिलालेख। और चौथा है दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। ठीक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी बहुत से बाएं और बहुत से ब्राह्मणी। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट करके याद करेंगे। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। अशोक के अभिलेखों में उत्कीर्ण ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप्ट ने 1837 में पढ़ा। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। यानी किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है? तो भाब्रू अभिलेख में। अशोक के शिलालेख एवं उनके विषय। यानी पहला शिलालेख में पशुवध पर निषेध किया गया है। दूसरा शिलालेख में विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख में राजुक एवं युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया गया है। और चौथा शिलालेख है धर्म का भेरी घूस के स्थान पर प्रतिपादन किया गया है। 5वां शिलालेख है धर्म महापात्रों की नियुक्ति। 6ठा शिलालेख में इसमें जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख किया गया है। 7वां शिलालेख में अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा, ये बताया गया है। 8वां शिलालेख में बोध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया गया है। यानी 8वां शिलालेख जो है आपको बोध गया की यात्रा का उल्लेख किया गया है और बिहार की यात्रा का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख में सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन किया गया है। 10वां शिलालेख में अशोक के उद्यम का लक्ष्य धर्माचरण की शिष्टता घोषित किया गया है। 11वां शिलालेख में धर्म के तत्वों का प्रकाशन किया गया है। और 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया गया है। और 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा, विदेशों में धर्म प्रचार यानी 5 विदेशी राज्य की चर्चा का उल्लेख किया गया है। 14वां शिलालेख है
पहले 13 शिलालेखों का पुनर्वलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजित की संज्ञा दिया गया है। स्तंभ लेख, इनकी संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला में रामपुरवा, दिल्ली, टोपरा, मेरठ, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज एवं कौशाम्बी प्रयागराज से ये 7 स्तंभलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के उत्तरी और पश्चिमी शिलालेख, ये लमगान शिलालेख जो है पुल ए दारुल यानी अफगानिस्तान में पड़ता है, ये अरमाइक भाषा में लिखा गया है। तक्षशिला शिलालेख जो है ये तक्षशिला में पाकिस्तान में पड़ता है, ये भी अरमाइक भाषा में लिखा गया है। और कंधार शिलालेख ये सारे कुना, ये भी अफगानिस्तान में है, ये भी अरमाइक और यूनानी ग्रीक में भाषा में लिखा हुआ है, इसको याद करेंगे। अशोक के लघु शिलालेख, मध्य प्रदेश, ये रूपनाथपुर, गुर्जरा, बुधनी यानी सीहोर से ये लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश से अहरौरा यानी मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है लघु शिलालेख। राजस्थान, ये बैराट, भाबरू, जयपुर से ये लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। कर्नाटक से आपका ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पाल की गुड़, जटिंग, रामेश्वरम, गोबीमठ, सनती, मास्की, ये लघु शिलालेख हैं जो कि कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। और आंध्र प्रदेश से ऐरागुड़ी, रजू लमंडागिरी, ये लघु शिलालेख है जो कि आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। और बिहार से सासाराम यानी वर्तमान में भी सासाराम, चंदनवीर पहाड़ी से प्राप्त हुआ है लघु शिलालेख। मौर्यों की उत्पत्ति, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद विषय है। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत हैं जो इस प्रकार है। पहला में है कि ब्राह्मण परंपरा के अनुसार शूद्र कहा गया है, यानी मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न। दूसरा में महावंश यानी बौद्ध साहित्य से क्षत्रिय यानी गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल से बताया गया है कि ये क्षत्रिय थे। तीसरा में परिशिष्ट यानी परवन यानी मोर पालक का पुत्र बताया गया है। और चौथा में मुद्रा राक्षस से ब्रिसल यानी शूद्र वंश से उत्पन्न बताया गया है। और पांचवा में राजपूताना गैजेटियर, इससे राजपूत बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे राजपूत थे। राजनीतिक इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 से 298 ईसा पूर्व इनका शासनकाल था। चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब प्रांत के यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलिकोस को पराजित किया। संघर्ष के बाद हुई संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं बलूचिस्तान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेलिकोस को उपहार में दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम सेंड्रोकोट्स में स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन के ग्रंथों में एंड्रोकोट्स यानी प्लूटार्क, चंद्रगुप्त, जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है चंद्रगुप्त। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना यानी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की। यानी सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के, और वहां उसने जो है इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन सन्यासी यानी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी मैसूर कर्नाटक चला गया, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों को त्याग कर दिया। मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसकी कृति इंडिका अप्राप्य है, लेकिन उसके उदाहरणों को यूनानी लेखक एरियन, डायोडोरस, स्ट्रेबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पोलिम्ब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था।
कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। उसके अनुसार भारतीय शिव जो है डायनोसियस एवं कृष्ण हेराक्लीस की पूजा करते थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों यानी प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा संचालित होता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता चाणक्य थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो 15 अभिकरणों खंडों में विभाजित है के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी द्विज सर्व कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। आइए देखते हैं बिंदुसार। इनका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार अमित्र घात के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। आइए बिंदुसार के अन्य नाम देखते हैं। भद्रसार, इसमें वायु पुराण, अमित्रोचेट्स यूनानी लेखक, सिंहसेन जैन ग्रंथ, अलिट्रोकेडस स्ट्रैबो, बिंदुपाल यानी चीनी विवरण। ये जो है वायु पुराण में इनको जो है बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। यूनानी लेखक जो है अमित्रोचेट्स कहा है। जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। और स्ट्रेबो जो है अलिट्रोकेडस कहा गया है। स्ट्रेबो ने इनको अलिट्रोकेडस कहा है और चीनी विवरण में इनको बिंदुपाल कहा गया है बिंदुसार को। वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी था यानी बिंदुसार। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक एवं सुसीम को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस फर्स्ट सेरेटर ने डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी द्वितीय ने भी डायनेसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। इथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खलाटक प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों को विजेता कहा था। यानी 16 राज्यों के विजेता जो किसने कहा था, तो तिब्बती लामा तारानाथ ने कहा था बिंदुसार को। आइए अशोक के बारे में देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक की माता शुभांद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। अशोक के अन्य नाम पुराण में जो है अशोक वर्धन कहा गया है। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है। भाब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी कहा गया है। लौंज मगध मास्की में मध्य प्रदेश तथा गुर्जरा नेटूर एवं उदयगुलाम में कर्नाटक अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। असंधि मित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। यानी अशोक की कितनी पत्नियां थी? 2 थी, असंघी मित्रा एवं कारुबाकी। अशोक के अभिलेखों में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर यानी कारुबाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा। यानी महेंद्र और संघमित्रा के माता का नाम नागदेवी था। अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय एवं देवताओं का प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी।
कलिंग का युद्ध। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धौम घोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक न्यायक्रोध अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की स्थावीर शाखा का अनुयायी था। अशोक ने धर्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। 5वें बेहद शिलालेख के अनुसार उसने धर्म प्रचार के लिए धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवनाम प्रिय की उपाधि ग्रहण की। बृहद्रथ यह अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। राजनीतिक व्यवस्था। मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था और शास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया। और शास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महापात्र कहलाते थे और शास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 है। उन्हें 48,000 पौंड वेतन के रूप में मिलते थे। पौंड 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का। तीर्थ या महामात्य मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, देवारिक, अंतवेद, वैदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशास्ता, प्रदेष्टि, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्रिपरिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अंतपाल या तीर्थ है। शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का होना जरूरी था जो शासक को सलाह देने में सक्षम थे। अधिकारी पाण्याध्यक्ष यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था जिसको पाण्याध्यक्ष कहा गया। यह कृषि विभाग का अधिकारी होता था। शीताध्यक्ष अक्षपटलिक यह महालेखाकार था। पौतवाध्यक्ष मापतोल का अधिकारी। रक्षिण पुलिस अधिकारी को रक्षिण कहा जाता था। 2 प्रकार के न्यायालय थे। कंटक शोधन यह फौजदारी न्यायालय था और धर्मस्थलीय यह दीवानी न्यायालय था। प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग के विजय के बाद 5 प्रांत थे। ये प्रांत और उसकी राजधानी उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी, मध्य क्षेत्र के पाटलिपुत्र, अवंती पथ के उज्जैन, कलिंग के तोसली। ये जो है 5 प्रांत की राजधानियाँ थी। अशोक के प्रमुख अधिकारी समाहर्ता इनका कार्य था कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी, इसको समाहर्ता कहा गया। राजकीय कोषागार और भंडागार का रक्षक सानिधाता कहा गया। न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा गया।
समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने का अधिकारी को धम महापात्र कहा गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी अंतः महामात्य कहा गया। महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी त्रस्याध्यक्ष कहा गया। साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी को रज्जुक कहा गया। जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले अधिकारी को युक्तक कहा गया। फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा कहा गया। और गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है महामात्या प्रसर्प कहा गया। प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था। जिले के नीचे स्थानिक थे जिसमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति विषय का मुखिया था। ग्राम का प्रधान होता था तथा गोप जो है 10 ग्रामों का शासन संभालता था। समिति मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनी थी तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। समिति और कार्य विदेशियों की देखरेख जो है प्रथम समिति करती थी। जन्म मरण की देखरेख जो है द्वितीय समिति करती थी। उद्योग एवं शिल्पकार का निरीक्षण जो है तृतीय समिति करती थी। वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण जो है चतुर्थ समिति करती थी। और निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण जो है पंचम करती थी। अब बिक्री कर वसूलने का कार्य जो है षष्ठम समिति करती थी। आइए देखते हैं अशोक के शासनकाल में सेना का क्या कार्य था। सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। मौर्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी एवं 8,000 अश्वचालित रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में। समिति और उसका कार्य क्षेत्र। जल सेना जो है ये आपको प्रथम समिति देखती थी। यातायात एवं रसद की व्यवस्था जो है द्वितीय देखती थी। और पैदल सेना की व्यवस्था जो है तृतीय समिति देखती थी। और अश्व सेना की देखरेख जो है चतुर्थ समिति देखती थी। और गज सेना की देखरेख जो है पंचम समिति करती थी। और रथ सेना की व्यवस्था जो है आपको षष्ठम समिति देखती थी। आइए देखते हैं गुप्तचर व्यवस्था। महामात्य प्रसर्प यह गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गुड़ पुरुष और शास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है। यानी और शास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन इससे आता है। एक जगह स्थिर होकर गुप्तचारी करने वाले को संस्था कहा जाता था। और घूम घूम कर गुप्तचारी करने वाले को संचरा कहा जाता था। सामाजिक जीवन मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसका आधार जन्म था। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। और शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण स्वर्ण जातियां थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के सम्मान माना जाता था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा। दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद। आइए देखते हैं अनुलोम विवाह। इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिला निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का एवं महिला उच्च वर्ण की होती थी। और नियोग प्रथा जो था आपको स्त्री का अपने देवर के साथ रहना था। आगे है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। और निष्कासिनी वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी उसको अनिष्कासिनी कहा जाता था। गणिका वेश्या को गणिका कहा जाता था। और स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति अपनाने वालों को रूप जीवक कहा जाता था।
आर्थिक स्थिति देखते हैं। मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे, जिनका प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। पुष्यगुप्त ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यानी गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने करवाया था। इसको याद रखेंगे। अदेव मातृका, अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को अदेव मातृका कहा गया है। यानी अर्थशास्त्र में अच्छी मिट्टी को क्या कहा गया है? अदेव मातृका। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की भूमि थी। पहला राजकीय स्वामित्व की भूमि और दूसरा निजी स्वामित्व की भूमि। आइए सिक्के देख लेते हैं। निष्क यानी स्वर्ण, सोने के सिक्के जो थे आपको निष्क और स्वर्ण कहलाते थे। चांदी के सिक्के कसार्पण या धारण कहलाते थे। तांबे के छोटे सिक्के काकर्णी कहलाते थे। और सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी जो था लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। इसको याद रखेंगे। भूमि का 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व एवं सिंचाई कर कुल उपज का 1/2 भाग था। भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था। यानी भाग कृषि के आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था, उसको भाग कहा जाता था। वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। उत्तरापथ एक प्रमुख जल मार्ग था। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र आदि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्त एवं पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भड़ोच यानी भ्रिकु कक्ष प्रमुख बंदरगाह थे। श्रेणी जो है उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाती थी। यानी उद्योग की संस्थाएं जो है श्रेणी कहलाती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था तथा इसे बेचने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। आइए देखते हैं ललित कला एवं वास्तुकला। ललित कला और वास्तुकला में मौर्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। अशोक ने कई नगरों की स्थापना की, जिसमें श्रीनगर यानी कश्मीर, ललित पाटन यानी नेपाल प्रमुख है। राजा प्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का राजा प्रसाद ये जो महल था लकड़ी का बना हुआ था। कुमराहार पटना में 80 स्तंभ वाले राजा प्रसाद के अवशेष मिले हैं। दीदारगंज पटना के निकट से प्राप्त यक्षिणी की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुफा, अशोक ने बराबर की पहाड़ी गया के निकट को काटकर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा बनवाई। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि यानी बराबर समूह की सबसे प्रमुख गुफा एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया। आइए इसको फिर से देखते हैं जो अशोक ने गुफा बनवाया था। अशोक ने बराबर की पहाड़ी यानी गया के निकट में बनवाया था। ये गया के बराबर की पहाड़ी को काटकर भिक्षुओं के लिए बनवाया गया था। ये इसका नाम था सुदामा की पहाड़ी। ये अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि यानी बराबर समूह की सबसे प्रमुख गुफा एवं नागार्जुन गुफाओं का निर्माण करवाया था। यानी अशोक के नाम से उसके पौत्र जो है दशरथ ने सुदामा की गुफा और नागार्जुनी गुफा जो है ये आपको बराबर की पहाड़ी को काटकर गया में बनवाया गया था। इसको याद रखेंगे। अशोक के स्तंभ एकादश में यानी मोनोलिथिक है, अर्थात ये एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। इन पॉलिशदार स्तंभों के केवल शीर्ष भाग को जोड़ा गया है, जिसमें सिंह एवं सांड विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक है। इन स्तंभों का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए किया गया था।
लौरिया नंदनगढ़, अशोक का स्तंभ एवं रामपुरवा का वृषण शीर्ष भी वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए अशोक के स्तूप को देखते हैं। स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। स्तूपों का निर्माण ईंट से किया जाता था। सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश में है। बरहुत का स्तंभ जो है सतना मध्य प्रदेश में है तथा सारनाथ स्थित धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। ठीक है। मौर्यकाल एक विशिष्ट तथ्य, इसको देखते हैं। मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। पाली मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। मोगली पुत्र तीस ने कथा वस्तु की रचना की थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों इस चैप्टर में थोड़ा लंबा हुआ, इसको कंप्लीट कर दिया हूँ और आगे जो है अगला वीडियो में मौर्य उत्तरकाल का वीडियो जो है इसे बनाया जाएगा। तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।